हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटें दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज आपकी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम पॉलिटी क्लास 8 के चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाशिए करड़ से निपटना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाशिया करड़ से निपटना, जो कि क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या है। पहला पॉइंट है कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो लोकतंत्र गणराज्य स्थापना करने के लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए थे। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया जाता है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध है। और ध्यान रखिएगा, ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक का अधिकार का मतलब ये है कि सभी जो व्यक्ति हैं सबके लिए समान अधिकार हैं, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे हिंदू हो या फिर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी हो, किसी भी लिंग का हो, तो सबके लिए ये जो नियम है वह सबके लिए समान है। आगे है, जहाँ तक हाशियाई तबके की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह इस्तेमाल किया। ध्यान रखिएगा, जहाँ तक हाशियाई तबके मतलब जिनका हाशियाई मतलब क्या होता है कि जिनका थोड़ा सा उन्मूलन किया जा रहा है, जिनको थोड़ा दबाया जा रहा है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। तो पहला कैसे यूज किया है? पहला तरीका है कि मौलिक अधिकार जो है उन पर जोर दिया है, सरकार को कहा है कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए अपना। दूसरा है, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। और दूसरा तरीका है इन अधिकारों को मानने का कि सरकार कानून बनाए। इसके लिए कई बार हाशियाई तबके के संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो हाशियाई तबके हैं, इनके संघर्ष के ही कारण, इनके जो आंदोलन होते हैं संघर्ष वाले, उनके ही कारण सरकार को मौलिक अधिकारों के आधार पर नए नए कानून बनाने पड़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का भी उन्मूलन किया जा चुका है। तो आर्टिकल 17 छुआछूत को गैर कानूनी, मतलब छुआछूत जो होता है उसे कानून के खिलाफ मान लिया गया है और उसके लिए कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, और इसका उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलित को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। तो आर्टिकल 17 के अनुसार यह कहा गया है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने से नहीं रोक सकता, मंदिर में प्रवेश से नहीं रोक सकता, सार्वजनिक सुविधाओं को यूज करने से भी नहीं रोक सकता है। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है, और इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, वे इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा अब छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। तो अब क्या है कि जो छुआछूत है यह एक दंडनीय अपराध सिद्ध हो गया है। आगे है कि संविधान में ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। संविधान में कई ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो छुआछूत आदि के खिलाफ हैं। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है कि भारत का किसी भी नागरिक के साथ हम धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसके बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ भी चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं, और जब समानता का अधिकार जो है उसका हनन होता है तो आर्टिकल 15 दलित आर्टिकल 15 का सहारा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, दलित जो है वह आर्टिकल 15 का सहारा लेते हैं। कब? जब समानता का अधिकार का हनन होने लगता है, जब समान उन्हें नहीं समझा जाता, समान तरीके से व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता, किसी भी एक चीज़ के लिए समान तरीके से यूज करने में अगर असमर्थ होते हैं तो आर्टिकल 15 का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगला पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ध्यान रखिएगा, कौन सा अधिनियम है, कौन से कानून है? अनुसूचित जाति SC एंड ST एक्ट है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। तो यह कानून 1989 में दलितों की और अन्य समुदायों की जब मांग की जाने लगी तब यह उसके जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोज़मर्रा होने वाले, रोज़मर्रा मतलब रोज़ जो होते हैं व्यवहार,
रोज होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। तो यह कानून क्यों बनाया गया? यह जो अधिनियम 1989 में बना, इसका कारण क्या था कि जो दलित और आदिवासियों के साथ रोज होने वाला दुर्व्यवहार है, उनके साथ जो अपमान होता है, उस पर रोक लगाने के लिए इसकी मांग की गई थी। यो तो इस तरह की व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन 70 के दशक के आखिर और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप से लेने लगी थी। और यह जो व्यवहार है वह कई दशकों से, कई पीढ़ियों से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक में और 80 के दशक के अंत तक यह समस्या जो थी वह हिंसक रूप लेने लगी थी। तो ध्यान रखिएगा, यह नियम पूछ सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1980 है, 1989 में आया था। और यह SC जो शेड्यूल ट्राइब हैं और शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए बनाया गया था। उनका जो भेदभाव होता है, उन पर जो अत्याचार होता है, उनके लिए यह कानून बनाया गया था। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। और इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फ़र्क किया गया है। पहला है, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमानों के स्वरूप की सूची दी गई है। तो पहला इसमें क्या है कि इसमें शारीरिक रूप से जो खौफनाक है और नैतिक रूप से जो निंदनीय है, अब उन निंदनीय अपमान है, उनके स्वरूपों की सूची दी गई है। जैसे कि इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी इस कानून के अंतर्गत। जो SC और ST जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, उनमें से किसी व्यक्ति को अखाद्य मतलब जो खाने वाली चीज़ ना हो, या फिर गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करेंगे। थर्ड क्या है इसमें, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को नंगा करते या उसे नंगा घुमाने या उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं या कोई और ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। तो निम्न नियम 1989 जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत है। आगे है, फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली ज़मीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है, तो उसे सज़ा दी जाएगी। तो इसमें यह भी बताया गया है कि इस कानून में कि अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हिस्से की जो ज़मीन है, उनके नाम पे जो आवंटित ज़मीन है, उस पर कोई कब्जा करता है या उसे खरीदने की कोशिश करता है, तो भी उसे सज़ा दी जाएगी। एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोग को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो अभी इस कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट 1993 पारित किया था। ध्यान रखिएगा, 1993 में क्या हुआ था, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन एक्ट पारित किया गया था। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाने के लिए किया गया था। तो ये जो एक्ट आया था 1993, इसका यूज क्या था कि यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने के लिए और सूखे शौचालय के जो निर्माण पर, इन दोनों जो चीज़ें थी, इन पर बैन लगाने के लिए, इन पर पाबंदी लगाने के लिए यह एक्ट आया गया था। आगे देखते हैं। आगे है 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो यह नियम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आदिवासी जो कार्यकर्ता हैं वे अपनी परंपरागत ज़मीन पर अपने कब्जा की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि अपनी ज़मीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है, लगातार होती आ रही है। कार्यकर्ताओं को कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, उन्हें इस कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह कानून भी जनजाति समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। और इस कानून में भी यही बताया गया है कि आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचा नहीं जा सकता है। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए।
तो यह कानून इस बारे में भी बताता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया। ध्यान रखिएगा, इस कानून की प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदाय के अधिकारियों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन्य समुदाय को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर अनेक अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। तो वन से संबंधित जो वनवासियों के अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है कि इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में। आगे देखते हैं। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।